नमस्ते दोस्तों। अब हम के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को देखेंगे, उसको एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम से भी समझेंगे, उसके वेरिएंट्स को देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस क्या हैं के मीन्स के कॉन्टेक्स्ट में उनको समझेंगे। उसके बाद हम कर्नल के मीन्स को भी देखेंगे, इसके एल्गोरिथम क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम कंपेयर करें इसे ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड के मीन्स से। तो आइए, के मीन्स की एजम्पशन क्या है? पहली बात, के मीन्स में जो क्लस्टर्स होते हैं वो सेंटर बेस्ड होते हैं या आप कह सकते हैं सेंट्रॉइड बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्लस्टर्स के सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम के मीन्स एल्गोरिथम को रन करते हैं। के मीन्स एल्गोरिथम इसीलिए, अगर आप के इसमें क्या है, के का मतलब है नंबर ऑफ क्लस्टर्स। आप के को 2 रखेंगे तो इसका मतलब है आप 2 क्लस्टर्स बनाएंगे, के को 10 रखेंगे तो इसका मतलब 10 क्लस्टर्स बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर के क्लस्टर्स बना रहे हैं तो हर क्लस्टर के करस्पॉन्डिंग उसका एक सेंट्रॉइड या क्लस्टर सेंटर भी होगा जिसको हम क्लस्टर हेड भी कहते हैं। और फिर हम सैंपल्स को इन क्लस्टर्स को असाइन करेंगे। हम ये एल्गोरिथम आइटरेटिवली रन करते हैं तब तक कि जब तक कि हमारे क्लस्टर सेंटर्स स्टेबल नहीं हो जाते। इसका मतलब क्या है कि अगली आइटरेशन में वो क्लस्टर सेंटर्स चेंज नहीं होते। और इस पूरे प्रोसेस में हम एक डिस्टेंस मीट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। वो जो डिस्टेंस मीट्रिक हम डिफाइन करते हैं उसका हम टोटल सम लेते हैं ओवर ऑल सैंपल्स और फिर इसको हम मिनिमाइज करते हुए इस एल्गोरिथम को चलाते हैं। तो आइए एल्गोरिथम को ध्यान से देखते हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n डेटा सैंपल्स हैं। कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ डेटा सैंपल्स। हो सकता है आपका कैपिटल N जो है वो 100 है, इसका मतलब आपके पास 100 डेटा सैंपल्स हैं जो आपके ट्रेनिंग डेटा का पार्ट हैं, जिस पे आप अब के मीन्स एल्गोरिथम लगा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये हर सैंपल जो है वो RD को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि हर सैंपल जो है, अगर मैं कोई भी xith सैंपल लूँ, इसमें नंबर ऑफ फीचर्स हैं, नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ दिस सैंपल इन दिस सैंपल आर इक्वल टू सैंपल आर इक्वल टू डी। तो हर सैंपल में टोटल कैपिटल D नंबर ऑफ फीचर्स हैं और हर फीचर एक रियल नंबर है, इसलिए हम कह रहे हैं r रेज़ टू द पावर d। अब यहाँ पर हमने कैपिटल N डेटा सैंपल्स लिए, हर सैंपल में d डायमेंशनल फीचर वेक्टर है। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपका आइरिस का डेटा सेट था। आइरिस के डेटा सेट में हमें पता है फ्लावर्स की इन्फॉर्मेशन है और हर फ्लावर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ और पेटल लेंथ गिवन है। तो इसका मतलब वहाँ पर कैपिटल D हो गया हमारा 4। अब क्योंकि ये अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड है तो हम क्लास लेवल तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि हम क्लस्टरिंग करें और क्लस्टर ही अलग अलग हमें दे दे। तो अगर वो बाइनरी दो तरह के फ्लावर्स मिक्स्ड है तो हमें 2 क्लस्टर बना दे। एक क्लस्टर में एक टाइप का फ्लावर चला जाए और दूसरे क्लस्टर में दूसरे टाइप का फ्लावर चला जाए, तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छे से क्लस्टरिंग हो गई। अब हम कह रहे हैं कि हम अपने डेटा को पार्टीशन करेंगे कैपिटल K नंबर ऑफ क्लस्टर्स में। वो क्लस्टर्स हमने डिनोट किए C1, C2 टू CK। अब हमने कहा था हर क्लस्टर का सेंट्रोइड या क्लस्टर हेड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम क्लस्टर हेड्स की बात करेंगे। उन क्लस्टर हेड्स को हम प्रोटोटाइप्स, कोड बुक वेक्टर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स भी कह सकते हैं, मतलब कि क्लस्टर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो। तो अब हमारे पास क्योंकि के क्लस्टर्स हैं और हर क्लस्टर का एक क्लस्टर हेड है या एक सेंट्रोइड है, इसलिए अब हम सारे सेंट्रोइड्स को इकट्ठे करेंगे तो कितने सेंट्रोइड्स होंगे? कैपिटल K नंबर ऑफ सेंट्रोइड होंगे, जहाँ पर कि हर सेंट्रोइड भी एक RD स्पेस को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि आप एक फीचर स्पेस में हैं और उस फीचर स्पेस में हर डेटा पॉइंट भी उसी फीचर स्पेस का है और सेंट्रोइड भी उस पर्टिकुलर क्लस्टर में कितने सैंपल्स गए उन सब के सेंट्रोइड से ये हमारा सेंट्रोइड बना है। अब इसके साथ हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिकेटर वेरिएबल। तो अब ये इसको समझेंगे। तो क्या है, हमारे पास K क्लस्टर्स हैं,
हमारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं। तो अब सपोज करिए कि हमारे पास कैपिटल N था हमारा 10 और कैपिटल K था हमारा 3। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं फोर्थ सैंपल उठाऊं, n इज इक्वल टू अगर मेरा 4 था, तो मेरे फोर्थ सैंपल में मैं कंप्यूट करेंगे R41, R42, R43। तो देखिए k जो है वो आपका सेकेंड सबस्क्रिप्ट है। तो R41 अगर ये सैंपल मेरा फोर्थ सैंपल जो n इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब X4 जो सैंपल है, लेट अस से इट बिलोंग्स टू क्लस्टर नंबर 2। तो इसका मतलब R41 होगा 0, R43 भी हो जाएगा 0 और हमारा R42 होगा 1। तो ये इसका मतलब है कि R42 बता रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू कि ये जो फोर्थ सैंपल है ये क्लस्टर 2 को बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर R42 1 है तो इसका मतलब फोर्थ सैंपल क्लस्टर 2 को बिलोंग करता है। अगर R42 हमारा 0 है तो इसका मतलब उसको बिलोंग नहीं करता। तो इस तरीके से ये इनको हम कहते हैं इंडिकेटर वेरिएबल। 0 या 1 है, इंडिकेट कर रहा है, अगर वो 1 है तो इंडिकेट कर रहा है कि उस क्लस्टर को बिलोंग करता है। तो इसको हम कहते हैं क्लस्टर मेंबरशिप भी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, तो हम सारी डेटा को ले लेंगे और सारे क्लस्टर्स को ले लेंगे, RNK लगा देंगे और साथ में हम हर सैंपल का, ये nth सैंपल है, हर सैंपल का हर क्लस्टर के सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे और उसका सम स्क्वायर करेंगे। ये क्या है हमारा L2 एरर है, राइट, उसका स्क्वायर है। तो इसको हम पूरे को कंप्यूट करेंगे और जहाँ पर ये मिनिमाइज हो जाएगा, जहाँ पर J मिनिमाइज हो जाएगा, वहाँ पर हम सेटल हो जाएंगे। तो अब एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर सपोज करिए हमारे डेटा में 2 ही फीचर्स थे। तो अब अगर हम k इज इक्वल टू 3 कहते हैं तो इसका मतलब 3 क्लस्टर्स बने और हर क्लस्टर का, आप ये रेड क्रॉस देख रहे हैं, हर क्लस्टर के सेंटर में एक क्रॉस लगा हुआ है, तो वो उसका सेंट्रॉइड को डिनोट करता है। अब विजुअलाइजेशन देखते हैं। तो सपोज करिए कि k इज इक्वल टू 2 है, तो क्लस्टर सेंटर्स, तो सबसे पहले जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो हम कहीं भी स्पेस में 2 जगह से उसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो हम रेंडमली सेलेक्ट करेंगे क्लस्टर सेंटर्स और ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो हमारे पास पर्पल है और येलो है, हमने कहा कि ये हमने रेंडमली 2 पोजीशन चूज़ कर ली जो कि हम कह रहे हैं क्लस्टर सेंटर हैं। अब हम क्या करेंगे, जब क्लस्टर सेंटर हमने चूज़ कर लिए उसके बाद हम हर सैंपल का उससे डिस्टेंस देखेंगे, दोनों क्लस्टर सेंटर से। तो इस सैंपल का इससे डिस्टेंस देखेंगे और हम इससे डिस्टेंस देखेंगे। हर सैंपल का, जितने भी सैंपल्स हैं, हम इससे डिस्टेंस देखेंगे और इससे डिस्टेंस देखेंगे, इसका इससे देखेंगे और इससे देखेंगे। और फिर हर सैंपल जिस क्लस्टर सेंटर के पास है हम उसे उस क्लस्टर में असाइन कर देंगे। तो हमने क्या किया, क्लस्टर क्रिएट किए और फिर हमने उसको नियरेस्ट क्लस्टर में असाइन कर दिया। करने के बाद अब हमने क्या किया, तो अब जब हमारे ये 2 क्लस्टर बन गए, एक ये बन गया और एक हमारा ये बन गया, अब हम इसके डेटा सैंपल्स का सेंट्रॉइड कंप्यूट करेंगे। तो हमने सेंट्रॉइड कंप्यूट किया, तो सेंट्रॉइड सपोज करिए कि इसका ये यहाँ से हिल के यहाँ आ गया और ये वाला सेंट्रॉइड यहाँ जो हमने इनिशियल लिया था इस क्लस्टर का, वो यहाँ आ गया। इस तरीके से अब हमारे सेंट्रॉइड अपडेट हो गए। अब अपडेट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब फिर दोबारा ये जो सैंपल है इसका इससे डिस्टेंस देखेंगे और इसका इससे डिस्टेंस देखेंगे, इस सैंपल का इससे डिस्टेंस देखेंगे और इससे डिस्टेंस देखेंगे। इस तरीके से हर सैंपल का दोबारा अपडेटेड सेंट्रॉइड से हम डिस्टेंस देखेंगे, जिसके पास है उस क्लस्टर में उसे असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम रीएलोकेट कर देंगे डेटा सैंपल्स को डिफरेंट क्लस्टर्स में। तो आप देख सकते हैं 3 से जब हम 4 पे गए तो ये वाला जो सैंपल था, ये वाला अब हमारा फर्स्ट क्लस्टर को असाइन हो गया। इस तरीके से हम करते जाएंगे जब तक कि हमारे क्लस्टर सेंटर बिल्कुल स्टेबल ना हो जाए और साथ में कोई भी रीअसाइनमेंट ना हो। अब सारे डेटा सैंपल्स रुक जाएं, जो जिस क्लस्टर में थे नेक्स्ट आइट्रेशन में भी उसी में रहे।
इसको हम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम से भी देख सकते हैं। अभी ईएम एल्गोरिथम में क्या है, एक ई स्टेप होता है और एक एम स्टेप होता है। ई स्टेप में हम वेरिएबल्स अपडेट करेंगे, एम स्टेप में हम अपनी हाइपोथेसिस अपडेट करेंगे। हाइपोथेसिस यहाँ क्या है, तो वो जो म्यू के या फिर क्लस्टर सेंट्रोइड से डिटरमाइन हो रही है। और वेरिएबल्स क्या हैं, हमारी असाइनमेंट, और असाइनमेंट क्या है, वो आरएन के हैं। तो अब हम ई स्टेप में क्या करेंगे, हम सेंट्रोइड्स को फिक्स किया और हमने सॉल्व किया आरएनके के लिए कि भाई हर सैंपल किस क्लस्टर को बिलोंग करता है। तो हमने पीछे देखा कि हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 2 सेंट्रोइड हैं तो हर सैंपल को दोनों सेंट्रोइड से कंपेयर करेंगे और जिससे डिस्टेंस मिनिमम है उस क्लस्टर में असाइन कर देंगे। तो हम हर सैंपल को हर क्लस्टर सेंटर से देखेंगे जिसमें जे बदल रहा होगा। जे कितना होगा, जितने भी हमारे क्लस्टर सेंट्रोइड्स हैं, और जिस सेंट्रोइड के पास हैं उस जे को के में असाइन कर देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा 1 सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आरएनके को असाइन करेंगे। जब ये ई स्टेप हो गया, अब हमें क्लस्टर सेंट्रोइड्स अपडेट करने हैं। उसको अपडेट कैसे करेंगे कि जो हमारा जे है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू के, इक्वेट कर देंगे 0, इक्वेट करेंगे तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन हर सेंट्रोइड का आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने सेंट्रोइड्स को अपडेट करेंगे। एल्गोरिथमिकली देखें तो हम इनिशियलाइज करेंगे तो हम के लेंगे और कुछ हमें पहले इनिशियलाइज करने पड़ेंगे सेंट्रोइड्स। उसके बाद हम हर सैंपल को देखेंगे और नियरेस्ट क्लस्टर को असाइन कर देंगे और फिर हम इसको आइटरेटिवली रन करते रहेंगे और जब तक कि हमारा क्लस्टर सेंट्रोइड है वो स्टेबल नहीं हो जाते, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होता। अब के मीन्स के कुछ वेरिएशंस भी हैं। पहला वेरिएशन है, हम ऑनलाइन के मीन्स की बात करते हैं। ऑनलाइन के मीन्स का मतलब है ऑन द फ्लाई। तो अब क्या है, हो सकता है आपने 100 सैंपल से अपनी के मीन्स एल्गोरिथम रन करके सेंट्रोइड भी निकाल लिए थे और आपने सब कुछ सेट कर लिया था, लेकिन अब सडनली एक और सैंपल आ गया। तो आप क्या करें, क्या उसको एल्गोरिथम को उसको पूरा अपने जो सिस्टम है उसको डाउन करें और पहले दोबारा के मीन्स लगाएं और फिर उसको अप करें, या आप कहें कि अब हम इस सैंपल को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और ये एक आइट्रेशन और लगाएंगे और उसे अपडेट कर देगा। सो मॉडल इज अपडेटेड ऑन द फ्लाई। तो डेटा अब क्या है, एक सैंपल एट अ टाइम की तरह आएगा और सीक्वेंशियली वो म्यू के हमारे अपडेट होते रहेंगे। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं के मीडियोइड्स। सो के मीडियोइड्स में, तो के मीन्स में जो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है उसमें ये प्रॉब्लम है कि हो सकता है इनिशियली जब हमने शुरू किया तो हमने एक डेटा सैंपल को एक डेटा, अगर 2 हमारे क्लस्टर्स थे तो हमने कोई भी 2 डेटा सैंपल्स लिए, उन्हीं को हमने कह दिया कि उनके कोऑर्डिनेट्स ही सेंट्रोइड हैं। लेकिन जब हम बाद में सेकेंड आइट्रेशन रन करेंगे तो जब हम सेंट्रोइड निकालेंगे तो वो सेंट्रोइड ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक सैंपल पे ही लाई करे, हो सकता है वो कहीं भी इधर उधर हो। तो हम कहते हैं के मीन्स में जो हमारा सेंट्रोइड है मे नॉट कोइंसाइड विद द डेटा सैंपल विद इन द क्लस्टर। तो हम क्या करते हैं, के मीडियोइड्स यूज़ करते हैं। के मीडियोइड्स का मतलब है कि हम हर क्लस्टर को देखते हैं और उसका एक डेटा सैंपल, जो भी सेंट्रोइड के करस्पॉन्डिंग जो नियरेस्ट डेटा सैंपल आया, हम उसी डेटा सैंपल के कोऑर्डिनेट्स को हम क्लस्टर रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर करते हैं। और इसके अलावा कुछ अदर भी वेरिएंट्स होते हैं, जैसे के मीडियंस भी हो सकता है। के मीडियंस में, यहाँ पर के मीन्स में हम मीन निकालते हुए सेंट्रोइड निकाल रहे हैं। के मीडियंस में जितने भी एक क्लस्टर में ग्रुप हुए मीडियन निकालते हुए हम देख सकते हैं। अब एक और एल्गोरिथम है जो लेलॉइड्स एल्गोरिथम है। लेलॉइड्स एल्गोरिथम जो होती है वो इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़फुल होती है। बाकी सारी एल्गोरिथम तो वैसे ही है जैसे के मीन्स है, लेकिन इशू है कि इनिशियली आप क्लस्टर के सेंटर्स, सबसे पहले जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो क्लस्टर सेंटर्स कैसे चूज़ करें। तो उसके लिए हम एक प्रिंसिपल यूज़ करती है ये एल्गोरिथम। वो कहती है कि अगर हम कोई एक, हमारे पास सेट ऑफ सैंपल्स हैं और हम एक सिंगल सैंपल से उन सब सैंपल्स की दूरी निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे वो जो सम स्क्वायर्ड ऑफ दीज डिस्टेंसेस, अगर हम सबकी दूरी निकाल लें और उसका सम कर दें, टोटल निकालें, तो वो कम मिनिमम होगा
जबकि ये सैंपल जिससे हम सारे सैंपल्स की दूरी निकाल रहे हैं, ये उन डेटा सैंपल्स का सेंट्रोइड होगा, तभी वो दूरी मिनिमम होगी। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम रैंडम इनिशियलाइजेशन के सेंटर्स का, तो हम लोकल ऑप्टिमल मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो अब क्या करते हैं हम कि हम पहला हमने सैंपल कोई भी एक जो चूज़ किया कि हमने देखा कि कौन सा डेटा सैंपल है विच इज़ जो कि हम कहें सेंट्रोइड ऑफ द फर्स्ट क्लस्टर है, वो हमने निकाल लिया। वो हमने कोई भी एक चूज़ कर लिया, रैंडमली सेलेक्ट किया एक डेटा सैंपल को और उसको कह दिया कि ये पहले क्लस्टर का सेंटर हेड है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा सेंटर हेड चूज़ करना है और सपोज़ करिए आपके 3 क्लस्टर्स बनने थे। अब दूसरा सेंटर हेड चूज़ करना है, तो या तो ये है कि रैंडमली स्पेस में से कहीं भी चूज़ कर लें। लेकिन लॉयड एल्गोरिथम क्या करती है, वो कहेगी कि मैं सारे सैंपल्स को देखेंगे जो इस C1 में अभी एक ही सैंपल है, जो इस C1 से सबसे ज़्यादा दूर सैंपल है, हम उसको दूसरा क्लस्टर का हेड डिक्लेयर कर देंगे। तो असाइन द डेटा सैंपल दैट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम C1, जो C1 से सबसे दूर है, उसको हम C2 बना देंगे। तो उसमें अभी उस क्लस्टर में अभी एक ही सैंपल गया और वही सेंट्रोइड हो गया है। अब तीसरा कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम एक डेटा सैंपल चूज़ करेंगे जो कि C1 और C2 दोनों से सबसे ज़्यादा दूर है। तो अगर हमारे 10 सैंपल थे टोटल, तो एक सैंपल हमारा C1 में सपोज़ करिए थर्ड सैंपल चला गया। अब C2 में हम डालेंगे वो सैंपल, तो हम 1 2 4 5 6 7 8 9 10 सारे सैंपल्स की दूरी थर्ड से देखेंगे, जो सबसे दूर है उसको डाल देंगे हम C2 में, सपोज़ वो 9 हुआ। अब हमारे पास सैंपल्स कौन से बचे, 1 2 4 5 6 7 8 और 10। अब इन सबको देखेंगे और जो इन दोनों से सबसे ज़्यादा दूर है उसको हम असाइन कर देंगे C3 में। तो हम इस तरीके से अपने एक एक सैंपल डालते चले जाते हैं। जब हम सारे क्लस्टर इनिशियलाइज कर देंगे, फिर हम उसी तरीके से चलेंगे, इन्हीं को हम सेंट्रोइड मान लेंगे इनिशियल आइट्रेशन में, और फिर उसी तरह हम चलेंगे कि हम हर सैंपल की सबसे दूरी देखेंगे और उसके बाद उसको उनके सेंट्रोइड अपडेट करते जाएंगे। अब हम एक एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज़ करिए आप इमेज सेगमेंटेशन ही करना चाहते थे, लेकिन आपको अपफ्रंट नहीं पता था कि आप कितने क्लस्टर से करना शुरू करें जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे दे। तो आपने सबसे पहले कहा कि k = 2 डाल देते हैं। तो आप देखिए 2 इमेजेस थी, दोनों इमेजेस की क्वालिटी क्या है। ओरिजिनल इमेज हमारे पास इस कॉलम में है, तो हम देख सकते हैं कि क्वालिटी काफ़ी इन्फीरियर सी है, इतनी अच्छी आई नहीं। हमने k को बढ़ा दिया, k = 3 कर दिया, तो देखिए पहले से काफ़ी बेहतर क्वालिटी हो गई। हम बढ़ाते चले गए, जब k = 10 हुआ तो क्वालिटी इज़ वेरी गुड। तो इसका मतलब हम सेगमेंट कर पा रहे हैं, उसमें से हम ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट पोर्शंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स भी हम निकाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब सेगमेंटेशन में भी हम k मीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि k मीन्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब पहली प्रॉब्लम तो क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो हमने पीछे एप्लीकेशन में भी देखी, कि हमें पता ही नहीं है कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स होने चाहिए। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो जैसे कि इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा है, उसमें 2 फीचर्स हैं। अब हमने k मीन्स क्लस्टरिंग किया और हमने कहा कि हमारे 2 ही क्लस्टर्स हैं। जब हमने 2 क्लस्टर्स बनाए तो एक क्लस्टर सेंटर यहाँ है और दूसरा क्लस्टर सेंटर यहाँ है। तो एक क्लस्टर हमारा ये बना है येलो कलर में और ये दूसरा पर्पल कलर में, तो हमारे ये 2 क्लस्टर्स बने। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअली ये जो है ना, ये एक अलग क्लस्टर हो सकता है और ये एक अलग क्लस्टर हो सकता है। तो अब हमने क्या कहा, k = 3 किया, तो हम देख पा रहे हैं कि अब हमारे क्लस्टर सेंटर यहीं आ गए और तीनों पे डिफरेंट कलर है, येलो, ग्रीन और पर्पल हो गए। तो अब हमारे 3 क्लस्टर्स बन गए हैं। लेकिन क्या हम 4 कर दें तो हो सकता है ये वाला पॉइंट एक अलग क्लस्टर में चला जाए, 5 कर दें तो हो सकता है ये वाला पॉइंट एक अलग क्लस्टर में चला जाए। तो हमें कैसे पता लगे कि हम कहाँ रुकें। तो अब उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक एल्बो कर्व बनाते हैं। तो हम k को बढ़ाते चले जाएंगे, तो इस एक्सिस पे हमारी k की वैल्यू है। तो हमने k पहले 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इस तरह बढ़ाते चले जाएंगे। और जो फाइनली कन्वर्जेंस के समय जो हमारा j ऑब्जेक्टिव, जो हमारा टोटल एरर थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, उसकी वैल्यू हम कंप्यूट कर लेंगे और कंप्यूट करने के बाद उसको हम y एक्सिस पे यहाँ प्लॉट कर देंगे।
अब देखेंगे हम कि हमारी कितनी एरर है, टोटल एरर कितनी है। तो जब हमने k इज़ इक्वल टू 1 लिया तो हम यहाँ थे, k इज़ इक्वल टू 2 लिया तो हमारी एरर काफ़ी कम हो गई। जब k इज़ इक्वल टू 3 लिया तो हमारी एरर यहाँ आ गई। अगर हमारी एरर यहाँ आ गई और k इज़ इक्वल टू 4 किया तो एरर में कोई चेंज नहीं आ रहा ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा स्टेबल पॉइंट है, तो यहाँ पर हम k इज़ इक्वल टू 3 ले लें। तो हम एक तरीके से ये कहते हैं, हम एल्बो कर्व में जहाँ पर एल्बो का पॉइंट है वहाँ पर, या नी कर्व में जहाँ नी का पॉइंट है वहाँ पर हम उस वैल्यू ऑफ k को चूज़ कर लेंगे। और प्रॉब्लम्स क्या हैं? के मीन्स की एक और प्रॉब्लम है कि ये डिपेंडेंट होता है इनिशियलाइजेशन पे। तो ये आप चेक करके देख सकते हैं। अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स को इनिशियलाइज करेंगे तो हर बार पाएंगे कि कुछ अलग से रिजल्ट आते हैं। तो कई बार इनिशियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम्स के मीन्स चला दें और मल्टीपल टाइम्स चलाने के बाद हर बार जे देखें। हो सकता है जो आपको मिनिमम जे की वैल्यू दे या उस जो हमें जे मिनिमम दे, हम उस पर रुक जाएंगे और वो कहेंगे कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो हम या तो हम अब पहले से ही हमें अपफ्रंट पता हो कि ये हमें देगा, या हम एल्गोरिथम को मल्टीपल टाइम्स रन करके जो हमें मिनिमम दे देगा उस पर रोक लेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये आउटलायर्स के लिए भी सेंसिटिव है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम के मीडियोइड्स को यूज़ करते हैं। मतलब कि अब हमारा जो सेंट्रॉइड है वो कहीं भी आर्बिट्रेरी स्पेस में नहीं हो सकता, वो किसी डेटा पॉइंट पे ही होगा। तो अगर एक आउटलायर, अगर एक हमारा डेटा कुछ इस तरीके से है कि यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं और ये एक आउटलायर है और ये एक क्लस्टर बन गया है, तो सेंट्रॉइड यहाँ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर है तो हो सकता है वो सेंट्रॉइड यहाँ आ जाए। जब सेंट्रॉइड यहाँ आ जाएगा तो इसका मतलब आउटलायर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट सैंपल इससे दूरी देखेगा ना कि इससे दूरी देखेगा। तो इसलिए के मीडियोइड वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होता है। तीसरा क्या है, इट कैन डील विद, के मीन्स जो है वो सिर्फ एक तरीके से कॉन्वेक्स क्लस्टर्स ही देख रहा है, लेकिन सोल्यूशन क्या है, हम कर्नल के मीन्स यूज़ कर सकते हैं, या जो कि हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या कई बार हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग भी यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो सपोज़ करिए हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास 5 डेटा सैंपल्स हैं। तो हमारा कैपिटल N कितना हो गया, 5, और हर सैंपल के 2 फीचर्स हैं। तो हमारा D हो गया, कैपिटल D हो गया 2। और अब हम इस पे के मीन्स लगाना चाहते हैं और उसके लिए हम k इज़ इक्वल टू हमने 2 सेटल किया। अब हमारे पास इनिशियल सेंट्रॉइड भी हैं, तो इसका मतलब μ1 हमारे को गिवन है जो कि ये है, और μ2 हमारे पास गिवन है जो कि ये है। अब हम इस पे के मीन्स लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे सेंट्रॉइड्स अपडेट होते हैं और कहाँ पर एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको खुद सॉल्व करें और फिर उसके बाद इस वीडियो को आगे देखें। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास μ1 है और हमारे पास μ2 है। μ1 जो है वो हमारे पास सेंट्रॉइड है C1 का और μ2 सेंट्रॉइड है C2 का। अब हमें क्या करेंगे, हर डेटा सैंपल को देखेंगे और μ1 से डिस्टेंस निकालेंगे, μ2 से निकालेंगे, जिसके पास होगा उस क्लस्टर नंबर पे हम डाल देंगे और इसको एल्गोरिथम को हम रिपीटेडली करेंगे। तो अब सबसे पहले हमारे पास ये आया, तो ये से हम कहेंगे μ ऑफ C1 और μ ऑफ C2। तो ये है μ1 और ये है हमारा μ2। तो अब क्या है कि हमने पहला डेटा सैंपल, तो ये हमारा पहला डेटा सैंपल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये हमारा पांचवा। अब डिस्टेंस हमने देखा C1 से, तो C1 से डिस्टेंस कैसे देखेंगे, इस सैंपल का डिस्टेंस हम देखेंगे C1 के सेंट्रॉइड से। तो वो हमारा क्या आएगा, तो अगर हम उसे कंप्यूट करेंगे तो वो होगा 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर। ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है, तो ये क्या बना, √2 और ये हो गया 1.414। अब इसी का हम डिस्टेंस देखेंगे, सेकेंड क्लस्टर से डिस्टेंस देखेंगे, तो क्या होगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा हो गया 6 - 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हो गया 6 - 1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 5√2। उसको कंप्यूट किया, वो ये आ गया। किसके पास है, 1.414, छोटा डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये C1 के पास है, तो हम इसे क्लस्टर नंबर C1 में असाइन कर देंगे। इसी तरह हम हर डेटा सैंपल का μ1 और μ2 से डिस्टेंस देखेंगे और जिसके वो पास है उस
करस्पॉन्डिंग क्लस्टर में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने x2 का ये मिनिमम डिस्टेंस आया तो 1 में डाला, x3 हमारे C2 के पास है, x4 भी C2 के पास है और x5 भी C2 के पास है, तो इनको हमने क्लस्टर 2 में असाइन कर दिया। करने के बाद अब हम अपने नए सेंट्रॉइड कंप्यूट करेंगे। तो हमने सेंट्रॉइड कैसे कंप्यूट किया था, हमने कहा था म्यू के क्या है हमारा, म्यू के आएगा, हम लेंगे n इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N आर एन के x ऑफ n डिवाइडेड बाय समेशन n इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N आर एन के। तो सपोज़ करिए कि मुझे μ1 निकालना है, तो μ1 में भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं। पहला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं μ11 निकालूंगी और फिर हम निकालेंगे μ12, ठीक है। तो μ12, तो μ11 के लिए क्या करेंगे, अब हम जाएंगे n इज इक्वल टू 1 to 5 क्योंकि 5 ही सैम्पल्स हैं, Rn1 निकालेंगे हर सैंपल का, और उसके बाद हम करेंगे उसका पहला कोऑर्डिनेट, हर सैंपल का xin का हम पहला कोऑर्डिनेट देखेंगे और इसी तरह डिवाइड कर देंगे n इज इक्वल टू 1 to 5 Rn1। तो अब इसको हम निकालें तो क्या करेंगे, इसका मतलब Rn जो है वो हमारा अगर हर सैंपल के लिए देखें तो हमारा क्या है, R11 जो है वो है हमारा 1, R12 वो है हमारा 1, क्योंकि सेकेंड सैंपल भी क्लस्टर नंबर, सेकेंड सैंपल जो है हमारा ये है R21, क्लस्टर नंबर हमने फिक्स कर दिया कि क्लस्टर नंबर इज इक्वल टू 1, क्लस्टर नंबर इज इक्वल टू 1, तो ये अब n k है, तो 1 1 2 1, सेकेंड सैंपल भी पहले क्लस्टर को बिलोंग करता है, थर्ड सैंपल ये पहले क्लस्टर को नहीं बिलोंग करता, R310 हो गया, फोर्थ सैंपल पहले क्लस्टर को नहीं बिलोंग करता, फिफ्थ सैंपल पहले क्लस्टर को नहीं बिलोंग करता। तो इसका मतलब जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में से मेरे 2 ही सैंपल, डिनोमिनेटर में भी 1 + 1 इज इक्वल टू 2 है और न्यूमरेटर में इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। तो 1 + 3 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। दूसरे में क्या होगा, 2 + 4 इज 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह जब हम μ2 निकालेंगे तो हम μ2 में पाएंगे कि हम इन तीनों को सम करेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 3 से, और उसका दूसरा कोऑर्डिनेट इन तीनों को सम करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। सो 5 + 7 + 9 हो गया हमारा 12 + 9 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3 इज 7, फिर हुआ 6 + 8 14 + 10 इज इक्वल टू 24, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8। तो हमारा एक सेंट्रॉइड तो वही रहा, लेकिन दूसरा सेंट्रॉइड हमारा अपडेट हो गया, सेकेंड क्लस्टर का सेंट्रॉइड अपडेट हो गया। अब इन अपडेटेड सेंट्रॉइड से हम दोबारा अपने डिस्टेंसेस कंप्यूट करेंगे। तो पहले सैंपल का करेंगे कंप्यूट, तो पहला सैंपल अभी भी यहीं पास है, दूसरा सैंपल भी इसी के पास है, तीसरा सैंपल क्लस्टर 2 में है, चौथा सैंपल भी क्लस्टर 2 में है और पांचवा भी क्लस्टर 2 में है। तो हमारे असाइनमेंट चेंज नहीं हुए। अगर हमारे असाइनमेंट चेंज नहीं हुए तो हमारा म्यू भी चेंज नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा न्यू सेंट्रॉइड और ओल्ड सेंट्रॉइड सेम रहे, यहाँ पर हम एल्गोरिथम को रोक देंगे और हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग पूरा हुआ। अब कर्नल के मीन्स का कॉन्सेप्ट आता है। कर्नल के मीन्स में जो कि हमने जैसे कर्नल रिग्रेशन और सब जगह देखा था कि हम डेटा स्पेस को मॉडिफाई कर देते हैं और एक कर्नल लगाते हैं। तो इसका मतलब अब एक फाई हमारा एक फंक्शन है, मैपिंग है, कर्नल है, जिसको हम हर डेटा सैंपल पे लगा रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फी एक्स में, और इस स्पेस में जाने के बाद दोबारा ट्रेडिशनल के मीन्स क्लस्टरिंग हम लगा देंगे। तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन जे थी उसमें सिर्फ एक चेंज आएगा कि यहाँ पर xi होने की बजाय फी xi हो जाएगा। तो इस तरीके से, और बाकी एल्गोरिथम सिर्फ वही रहेगी और ये कर लेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो जिस तरह की हमने देखा था सपोर्ट वेक्टर मशीन में, हम कहते हैं लीनियरली सेपरेबल हाइपरप्लेन बना रहे हैं, लेकिन अगर डेटा ही लीनियरली सेपरेबल ना हो, नॉन लीनियरली सेपरेबल हो, तो आप कर्नल लगा देंगे। तो यहाँ पर भी सॉर्ट ऑफ वही इम्पैक्ट है कि अगर आपका नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा है तो भी
कर्नल के मीन्स बड़ी इफेक्टिवली उसको हो सकता है हायर डिमेंशनल डेटा स्पेस में जाके बड़े आराम से उसको आपका क्लस्टर कर दे। तो ये आपको इम्प्रूव्ड क्लस्टरिंग परफॉर्मेंस दे सकता है अगर आपके क्लस्टर्स की शेप भी इरेगुलर है। आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्योंकि आप डिफरेंट कर्नल्स लगा सकते हैं, गॉसियन, पॉलिनोमियल, सिग्मोइड, वो आपके डेटा स्पेस को स्लाइटली मॉडिफाई करेंगे। आप हायर डिमेंशनल डेटा को हैंडल कर सकते हैं और आपका जो इनिशियलाइजेशन, जो कि एक इशू रहता है के मीन्स में, उसकी भी सेंसिटिविटी को ये रिड्यूस करने में मदद करता है। इन समरी इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? हमने के मीन्स क्लस्टरिंग किया, एल्गोरिथम देखी, हमने EM ऑप्टिमाइजेशन मेथड से भी के मीन्स को समझा, हमने उसके वेरिएंट्स की बात करी, के मीन्स, के मीडियोइड्स, के मीडियन की बात की, हमने के मीन्स की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया और उनके सॉल्यूशंस को भी देखा, और साथ ही साथ हमने कर्नल के मीन्स के बारे में भी बात किया। थैंक यू।